नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यू वीडियो में। इस वीडियो में अपन प्रमेय संख्या 6.1 और प्रमेय संख्या 6.2 के डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। दोनों ही प्रमेय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि इन दोनों प्रमेय के बगैर आप 6.2 एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। और दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में आपके 2 नंबर की एक थ्योरम पूछती है, ठीक है। तो इसको आप इम्पोर्टेंट की दृष्टि से देखना चाहो तो इस एक्सरसाइज में फर्स्ट नंबर पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यही है, ठीक है। तो देखिए, बिना कोई अदर डिस्कशन अपन बात करते हैं प्रमेय संख्या 6.1 के कथन के बारे में। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो वे अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। देखिए, ये तो अपनी प्रमेय संख्या 6.1 है। इसी प्रमेय को और किस नाम से बोर्ड में कहा जाता है कि जैसे सिद्ध कीजिए या फिर सिद्ध कीजिए, पूरा स्टेटमेंट दे देगा आपको। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी एक त्रिभुज की से लेके यहाँ तक हो जाती है तक, पहला तो ये क्वेश्चन आता है। या फिर ऐसे बोल देता है थेलस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे कह देता है आधारभूत समानुपाती प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो 3 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या तो पूरा स्टेटमेंट बोलेगा, थेलस प्रमेय बोल दिया तो आपके माइंड में होना चाहिए कि थेलस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय जिसको बोल दिया तो फिर यही स्टेटमेंट आपको माइंड में लाना है, ठीक है। तो देखिए, आपको ही पता है त्रिभुज में भुजाएं कितनी होती है, 3। कितनी होती है? 3 भुजा। 3 भुजा में इसने क्या कहा, देखिए कि एक भुजा के समांतर, मतलब 3 भुजा में से कोई भी एक भुजा मैंने ले ली और उस एक भुजा के समांतर यदि दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। मतलब इस एक भुजा के समांतर एक ऐसी रेखा खींची जाए। एक भुजा मैंने कौन सी ले ली? BC। इस एक भुजा BC के समांतर मैंने कोई एक अन्य रेखा ली, कौन? DE, ठीक है। मतलब इस एक भुजा के समांतर आपको एक ऐसी रेखा खींचनी है दो अन्य भुजा जो है उनको दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर तो प्रतिच्छेद करे, ठीक है। तो देखो, ये लीजिए, मैंने ये रेखा इस पे खींच दी, ठीक है। ये लीजिए, मैंने एक रेखा खींचती, रेखा है, दोनों साइड एरो देना है आपको। मतलब मैंने क्या किया, एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची, ठीक है, जो इन अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अब ये जैसे ही प्रतिच्छेद करती है, ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। एक ही अनुपात का मतलब होता है समानुपात। क्या होता है? समानुपात, समान अनुपात। तो एक ही अनुपात में बांटने का मतलब है AD/DB और AE/EC दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, ठीक है। तो देखिए, अपने पास में त्रिभुज ABC की दो भुजाओं AB व AC पर दो बिंदु मैंने D व E इस प्रकार लिया कि DE किसके समांतर हो जाए, BC के। मतलब मैंने क्या किया, इस भुजा AB और AC पर दो बिंदु लिए D और E। इन दोनों बिंदुओं D और E से गुजरने वाली रेखा है तो इस तीसरी भुजा BC के समांतर होगी। ये बात ये कहना चाहता है दिया हुआ हमें। सिद्ध क्या करवा रहा है आपसे? सिद्ध करवा रहा है कि सर ये दोनों भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। मतलब AD के बट्टे में DB और AE के बट्टे में EC दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। एक ही अनुपात में बराबर होने का मतलब है कि इस रेखा के दो टुकड़े हो गए AD और DB, इसके भी दो टुकड़े हो गए AE और EC, इनका अनुपात बराबर होता है। मतलब अनुपात का मतलब होता है भाग। AD/DB और AE/EC ये बराबर हो जाएगा। रचना में क्या करना है, अब एक चीज़ बताइए, मैं बात करूं इसमें क्षेत्रफल के आधार पे चलेंगे अपन। किसके आधार पे? क्षेत्रफल के आधार पे। क्षेत्रफल के आधार पे कैसे चलना है कि देखिए, क्षेत्रफल चलेंगे तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो सर ऊंचाई लाइए पहले। तो ऊंचाई मेरे पास नहीं है तो मैंने क्या किया, यहाँ से एक लंबवत रेखा डाल दी, ठीक है। चलो, मैं इस पर एक लंबवत रेखा, ये लीजिए, मैंने बना दी। रचना के जो भी टॉपिक हैं वो आपको पता है लगभग है, वो डॉट डॉट होते हैं। और एक ये लो, एक ये बना दिया मैंने, ठीक है। इसको तो मैंने नाम दे दिया EP और इसको नाम दे दिया मैंने DQ। क्या नाम दिया? DQ। तो मैं रचना में क्या बोलूँगा, रचना में मैं बोलूँगा कि सर इस AB पर एक तो लंबवत मैंने कौन, AP बनाया, EP बनाया, और एक AC पर लंबवत कौन बनाया मैंने, DQ, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया कि सर जो EP है वो तो लंबवत AB और क्या किया आपने, DQ लंबवत बनाया किस पर, DQ लंबवत बनाया किस पर, AC पर। AC खींचा, ठीक है। ये दो मैंने लंबवत
भुजाएं ये जो भी थे लंबवत थे, मैंने दोनों बना दिए। दूसरी चीज़ रचना में ये रहेगा कि आपको इसको इससे जोड़ना है। क्यों? क्योंकि देखो आपको एडी लाना है, तो सर एडी तो आधार का काम कर रहा है। क्यों? आधार और ये ऊंचाई। सर इसमें भी ये आधार और इसमें ये ऊंचाई, तो सर एडी और एई तो हो गया, लेकिन डीबी भी तो लाना है। डीबी तो कोई त्रिभुज में आ ही नहीं रहा, त्रिभुज में नहीं आ रहा तो इसको ज्वाइन करवा दो। किसको? डी को सी से, ठीक है, और बी को किससे? ई से। ये भी रचना का पॉइंट है। मैंने क्या किया, बिंदुओं या फिर डी सी व बीई को मिलाया। ओके, ये मैंने रचना में काम कर दिया। अब आपको पता है इसमें अपन क्या यूज करेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करेंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है मेरे पास 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब सिद्ध करने के अनुसार अपने को क्या लाना है कि एडी के बट्टे में तो डीबी और एई के बट्टे में ईसी। सर एडी आ रहा है, देखो कौन से त्रिभुज में? ए डी ई में। सर डीबी जो है वो कौन से में आ रहा है? डी बी ई में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि इस ऊपर वाले त्रिभुज ए डी ई को, जिसे ए डी का काम हो जाएगा, और डी बी लाने के लिए मैं लूँगा डी बी ई को। दोनों त्रिभुजों को मैं अनुपात के रूप में ले लेता हूँ, ठीक है। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि देखो ए डी ई से मेरे पास ए डी आएगा और डी बी ई से मेरे पास डी बी आएगा। बात करें ऊंचाई की, तो मैंने आपको बताया था, देखो इस त्रिभुज में तो 90 डिग्री अंदर है, इस त्रिभुज के लिए 90 डिग्री बाहर है। तो बाहर वाली जो 90 डिग्री है वो किसका काम करेगा? ऊंचाई का। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? आधार। आपको पता है ऊंचाई और आधार के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो देखिए अब मैंने क्या किया कि ए डी ई का क्षेत्रफल बटा बी डी ई का क्षेत्रफल मैंने ले लिया। तो 1/2 फॉर्मूला क्या था? आधार गुणा ऊंचाई। तो बात करें ए डी ई की, तो ए डी ई, सर इसमें लंब ये भी है, लंब ये भी है, मतलब ऊंचाई ये भी है, ये भी है। कौन सा लें? तो आपको पहले ए डी की जरूरत है, तो पहले इसको लो। तो 1/2 आधार कौन सा हो गया? ए डी। ऊंचाई कौन सी है? ईपी। ऊंचाई कौन सी है? ईपी। 90 डिग्री ईपी है ना अभी एडी के लिए, तो ऊंचाई हो गई मेरे पास कौन? ईपी। ऐसे ही मैं क्या करूंगा बीडीई में कि आधार तो हो गया बीडी और ऊंचाई कौन आ जाएगा मेरे पास? ईपी, बाहर की ओर है। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और ऊंचाई कौन होगा? ईपी। अब मैंने क्या देखा कि सर 1/2 से 1/2 कट और ईपी से ईपी कट हो गया कट। क्या बचा फिर? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर, ये सारे कट गए तो बचा ए डी बटा डी बी। इसको मैंने समीकरण 1 से नोट कर दिया। अब मैं बात करूंगा किसके लिए? ए ई बटा ई सी के लिए। तो सर ए ई और ई सी, तो सर ए ई तो देखो इसी त्रिभुज में आ रहा है ए डी ई में, और ई सी किस में आ रहा है? ई सी आ रहा है सर इसमें डी ई सी में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, देखो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का, ठीक है। मैंने ऐसे बना लिया इसको, दोनों का अनुपात जरूरी था, जैसे हमने इसमें अनुपात बनाया था इसमें भी अनुपात बना लिया। तो देखो ए डी ई का क्षेत्रफल, इस बार अपन आधार किसको लेंगे? ए ई को। क्यों? ये तो अपन ने ले लिया। अब बात करेंगे किसकी? ए ई की। तो लंब हो गया कौन? डी क्यू। बात करें सी ई डी में, तो आधार हो गया सी ई, तो लंब कौन हो गया? डी क्यू। बात वही है सर, इसमें भी जो लंबवत है वो कहाँ है? बाहर है। ऊंचाई कहाँ है इसकी? बाहर। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कौन है? ए ई, और ऊंचाई कौन है इस बार? डी क्यू। तो 1/2 ए ई गुणा डी क्यू, ऐसे ही 1/2 ई सी गुणा डी क्यू। क्या दिखा आपको? 1/2 से 1/2 कट, डी क्यू से डी क्यू कट। क्या बचा? ए डी ई का क्षेत्रफल बटा सी ई डी का क्षेत्रफल बराबर ए ई बटा ई सी। अब सर एक बात बताओ, आपने हमें हर बार बताया है कि x बराबर 5 हो, y बराबर भी 5 हो, ठीक है। मीन्स दोनों में देखो मान क्या है? इनके समान है। तो सर x और y तो इक्वल हो गए, दोनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि दो समीकरण जिनमें एक पक्ष बराबर हो तो बचे हुए दोनों पक्ष भी क्या हो जाएंगे फिर? बराबर। मतलब सर हमें इनको बराबर करना है तो पहले इनका बराबर होना जरूरी है, या इनको बराबर करना है तो इनका बराबर होना जरूरी है। ऐसे ही बताओ आपको सिद्ध क्या करना है? दोनों को बराबर, मतलब आपको इसको और इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर, इन दोनों को बराबर करना है तो इसका और इसका बराबर होना जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि एक भाग बराबर होगा, बचे हुए दोनों भाग ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे? बराबर। इसमें भी देखो सर 50% काम अपना हो रखा है। ए डी ई, बस बी डी ई और सी ई डी दोनों का मैटर फंस रहा है अपने। तो सर देखो बी डी ई कहाँ है? पहले वो देखो बी डी ई, ये रहा सर।
सर CED ये रहा। सर देखो ये दोनों त्रिभुज जो है ना, वो एक तो ये रहा, एक ये रहा, लेकिन देखो दोनों किसके बीच में? सर ये और ये समांतर रेखा है या नहीं है? बिल्कुल है। सर एक आधार कौन हो गया? DE। इस DE पर तो मेरे पास ये त्रिभुज है और इसी DE पर मेरे पास ये दूसरे वाला त्रिभुज है। तो आपको पता है, मैंने आपको बेसिक में एक कंसेप्ट भी बताया था कि दो समांतर रेखाओं और एक ही आधार, मतलब दो समांतर रेखाओं के बीच या फिर एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डायग्राम में आप देखने का ट्राई कीजिए कि BDE और CED दोनों जो त्रिभुज हैं ये और ये वाले, एक ही आधार ये DE पर स्थित है और दोनों किसके बीच में? समांतर रेखा के बीच में स्थित है। समांतर रेखा हो गई DE और BC, एक ही आधार हो गया DE। तो मैं क्या स्टेटमेंट दूंगा कि सर दो समांतर रेखाओं के बीच तथा एक ही आधार पर स्थित दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं? समान होते हैं। अर्थात जो त्रिभुज BDE है, आपको दिख रहा है BDE, और एक त्रिभुज हो गया कौन? CED। इसको मैं कट कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा डार्क हो गया ये। तो देखिए इसको दूसरे वाले त्रिभुज का नाम CED है। दोनों कहाँ? एक ही आधार तो कौन हो गया? DE, और समांतर रेखा कौन हो गई? DE और BC। तो एक ही आधार DE तथा समांतर रेखा DE व BC के मध्य स्थित है, अर्थात दोनों के क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब त्रिभुज जो BDE का क्षेत्रफल है वो किसके बराबर हो जाएगा? CED के। अब एक चीज़ बताना, BED का CED के बराबर आ गया, ठीक है। तो मैं इस BED को, देखो ये जो CED है, इस CED का क्या बोल सकता हूँ मैं? सर इस CED की जगह मैं बोल सकता हूँ BDE। तो मैं ये जो मान है समीकरण 3 से कहाँ रखूँगा? समीकरण 2 में रख दूँ, या फिर इस समीकरण 3 से आप समीकरण 1 में मान रख दीजिए। तो बताओ CED की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? BDE। तो ये जो CED है मैं इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ? BED। तो मेरे पास क्या बनेगा? मेरे पास बनेगा ADE का क्षेत्रफल बट्टा CED की जगह क्या आएगा? BDE। तो ADE का क्षेत्रफल बट्टा BDE का क्षेत्रफल बराबर AE बट्टा AC। तो इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 4। अब एक चीज़ बताना, एक तो आप समीकरण नंबर 4 में चेक करो ADE और BDE, एक आप समीकरण 1 में चेक करो ADE और BDE, दोनों के LHS क्या हो गए? बराबर। LHS जो लेफ्ट साइड है दोनों की बराबर है या नहीं है? कि सर बिल्कुल बराबर है। देखो आप खुद देखने का ट्राई करो, ये जो आपके पास में यहाँ पे BD ही है, यहाँ भी अपॉन में क्या है? BD, ऊपर AD, दोनों में बराबर है। तो आप क्या बोलोगे कि सर इन दोनों में जो RHS भाग है बचे हुए वो भी क्या हो जाएंगे? फिर बराबर। मतलब AD बट्टा जो DB है, ऊपर देखिए AD बट्टा जो DB है वो किसके बराबर हो जाएगा? AE बट्टा EC के। मतलब समीकरण 1 और 4 से हम क्या बोलेंगे कि सर ये दोनों भाग क्या हो जाएंगे? बराबर। मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC आ जाएगा। ये अपनी प्रमेय संख्या 6.1 का डेरिवेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। बाकी आप एक बार रिवाइज कीजिए, खुद से करने का ट्राई कीजिए, एक बार देखिए इस वीडियो को, फिर बाद में खुद से करने का ट्राई कीजिए। हाँ गलत करोगे, क्योंकि गलत करोगे तभी सही सीखोगे। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, गलत कीजिए। 1 से 2 बार गलत करोगे, दूसरी तीसरी बार में आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूवमेंट होने लगेगा। डरिए मत गलत करने से, गलत कीजिए। 1 बार होगा, 2 बार होगा, तीसरी बार में रूटीन बन जाएगा और आप इजीली कर लोगे इसको। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, करनी ही है आपको, ठीक है। बात करते हैं अपन अब प्रमेय संख्या 6.2 के बारे में। प्रमेय संख्या 6.2 आपको कहती है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। मतलब पहली बात तो ये ध्यान रखो, इसको विलोम कहते हैं। मतलब देखिए इसको आप दूसरे नाम से बोलोगे तो इसी को आप बोल सकते हो थेल्स प्रमेय का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम। एक तो इस नाम से देखने को मिलता है ये, और एक इसको देखने को मिलेगा आपको आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का विलोम। दोनों विलोम पूछे तो आपको 6.2 देना है, नॉर्मल पूछे तो 6.1 देना है, ठीक है। तो देखिए यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, ध्यान रखो जहां यदि दिया हुआ हो वो चीज़, यदि वर्ड के साथ जो आएगा वो आपको दिया हुआ रहेगा, तो के साथ आएगा वो आपको सिद्ध करना है। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। मतलब एक रेखा है, दो भुजा है, त्रिभुज में 3 भुजा होती है तो 2 को काम में लिया है। इसके अलावा एक रेखा है, वो क्या करती है? इन दोनों रेखाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। उसके बाद यह जो रेखा है तीसरी भुजा वो क्या होती है? समांतर होती है। तो देखो आपके पास त्रिभुज ABC था जिसमें एक रेखा आई DE जो इन दो भुजाओं को क्या करेगी? समान अनुपात में तोड़ेगी। मतलब AD बट्टा DB और AE बट्टा EC, ठीक है। ये क्या करती है कि
दोनों को एक ही अनुपात में तो विभाजित कर रही है, तो आप बोलोगे एक रेखा डीई त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं ए बी व ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। मतलब वो एक रेखा तो थी डीई, दो भुजा हो गई ए बी और ए सी जिनको समान अनुपात में विभाजित करती है, मतलब ए डी बट्टा डी बी और ए ई बट्टा ई सी दोनों क्या हो गई बराबर। समीकरण 1 से मैंने इसको दे दिया। अब सुनो, अब मैं एक बात कहना चाहूँ आपको, सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है सर ये जो रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। दो भुजा ये थी, तीसरी कौन हो गई बीसी, मतलब डीई को बीसी के क्या लाना है आपको, अब समांतर सिद्ध करना है। अब बात क्या करें इसमें, एक चीज बताओ, क्या ये समांतर है? नहीं है, समांतर लाना है आपको, तो डीई और बीसी अभी समांतर नहीं है। मैं आपको क्या कहूँ कि सर समांतर नहीं है तो प्रमेय संख्या 6.1 तो यूज करो कम से कम इसमें, क्योंकि ध्यान रखना बेटा कि जिस भी प्रमेय को आप सिद्ध कर रहे हो उस प्रमेय में उसी प्रमेय का कंसेप्ट आप अप्लाई नहीं करोगे, उसके अलावा कोई भी प्रमेय हो आप अप्लाई कर सकते हो। 6.2 यूज कर रहे हो, 6.2 सिद्ध कर रहे हो आप, तो 6.2 का कंसेप्ट आपके पास यहाँ नहीं चलेगा। हाँ, 6.2 के सिद्ध करने में आप प्रमेय संख्या 6.1 का नियम ला सकते हो। 6.1 का नियम क्या कहता है कि एक भुजा के समांतर रेखा खींचे तो दूसरी भुजा अन्य दो भुजाओं को क्या करती है, एक ही अनुपात में विभाजित करती है। तो सर पहले बात ये तो बताओ कि तीसरी भुजा एक भुजा के समांतर रेखा कौन सी है? डीई तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगा, प्रमाण में मैंने एक रेखा मान ली कि माना डीई जो है वो तो बीसी के समांतर नहीं है, लेकिन डीई डैश जो है वो किसके समांतर है? बीसी के। तो मैंने एक रेखा बनाई कौन सी, डीई डैश। देखो डीई डैश को मैंने समांतर कर दिया किसके, बीसी के। तो मैं प्रमाण में क्या कहूँगा आपके सामने, प्रमाण में मैंने कहा माना डीई भुजा बीसी के समांतर न होकर, डीई नहीं है, जबकि डीई न होकर कोई अन्य भुजा है, कौन अन्य रेखा है, डीई डैश जो भुजा बीसी के समांतर है। अर्थात देखो रेखा है तो आप एरो लगा लेना अभी दोनों साइड, ठीक है। ये चीज़ें आप खुद से ध्यान रखो क्योंकि क्लास 6 से सिखा दी जाती है रेखा, रेखाखंड और किरण के बारे में आपको, तो ये लगा लेना आप इसमें, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया कि सर डीई तो नहीं थी लेकिन डीई डैश है जो किसके समांतर है, बीसी के समांतर है, तो डीई समांतर बीसी। सर समांतर का केस है तो समांतर का केस दिया हुआ हो, प्रमेय संख्या कौन सी यूज करो, 6.1। समांतर सिद्ध करना हो, प्रमेय संख्या 6.2। ध्यान रखना दोनों में यही अंतर है, एक में दिया हुआ रहता है, एक में सिद्ध करवाता है। आपको कह रहा है इस प्रमेय में कह रहा है कि तीसरी भुजा के समांतर होती है, सिद्ध कीजिए। मतलब अपने को समांतर लाना है, समांतर लाना हो, प्रमेय संख्या 6.2, समांतर दिया हुआ हो, प्रमेय संख्या 6.1। तो बताओ क्या ये डीई समांतर बीसी है? बिल्कुल है सर। तो क्या ये प्रमेय संख्या 6.1 लागू करवाएगा? बिल्कुल लागू करवाएगा। तो आप क्या बोलोगे, थेल्स प्रमेय से कि डीई डैश बीसी के समांतर हैं, तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अनुपात बराबर होंगे। तो ए डी बट्टा डी बी और ए ई डैश बट्टा ई डैश सी ये क्या हो जाएगा, अब बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ई तक का तो मैटर नहीं है, अब ई डैश तक का मैटर है। तो ए ई डैश और ई डैश सी दोनों का अनुपात किसके बराबर, ए डी और डी बी दोनों के बराबर हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको क्या बताया कि दो समीकरणों में देखो, इसमें आपको तुलना करनी आनी चाहिए। जहां दो समीकरण बन गई आप ध्यान ये रखो कि दोनों बराबर है या नहीं है। देखो मैंने समीकरण 1 और 2 ले ली मेरे पास, दोनों में मैंने तुलना की तो देखो ए डी बट्टा डी बी इसमें भी, ए डी बट्टा डी बी इसमें भी। सर दोनों समीकरण में एक साइड बराबर है तो बची हुई दोनों साइड भी क्या हो जाएगी, फिर बराबर हो जाएगी। बिल्कुल जायज़ सी बात है सर, होगी। तो ए डी बट्टा डी बी जो कॉमन है उसको आप हाइड कर लीजिए, बचा कौन, ए ई बट्टा ई सी और ए ई डैश बट्टा ई डैश सी दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। कौन सी समीकरण से, समीकरण नंबर 1 व 2 से। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे एक चीज़ बताओ आप कि मैं ये जो मेरे पास में ए ई डैश है और ई डैश ये ई सी है, क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए ई डैश और ए ई दोनों एक ही चीज़ है? कैसे बोल सकता हूँ बताओ? फिगर के अनुसार तो है नहीं, फिगर के अनुसार तो ए ई जो है वो ए ई डैश से क्या दिख रही है, अपने को बड़ी दिख रही है। तो हाँ मुझे सर इसके बराबर करना है तो मुझे इस ई डैश को उठा के कहाँ रखना होगा, ई पर, मतलब इस रेखा को कहाँ लाना होगा, इस ई तक लाना होगा। तो सर एक चीज़ बताओ कि यदि एक ही बिंदु पर दो बिंदु रह रहे हैं, इस अकेले बिंदु पर ई भी बैठा है, आप इसी पर ई डैश को भी ला रहे हो, तो सर दोनों तो एक दूसरे के ऊपर हो गए बिंदु। एक दूसरे के ऊपर बिंदु होते हैं उनको संपाती बिंदु कहते हैं, नहीं कहते? बिल्कुल, संपाती की स्थिति में दोनों बराबर हो सकते हैं। तो फिर हमने जैसे माना था डी ई डैश बी सी के समांतर है, तो अब ई डैश बोलो चाहे ई बोलो बात तो एक ही है ना, जब आप बराबर कर देते हो। तो चाहे ई डैश को यहाँ रखोगे तो ई और ई डैश दोनों सेम है, तो चाहे डी ई डैश बोलो या डी ई बोलो दोनों किसके समांतर आ जाएगी, बीसी के समांतर। बस यही चीज़ अपने को करनी है, मतलब अपने को करना है ए ई डैश को और ए ई को दोनों को क्या करना है बराबर।
बराबर करने के लिए आपको क्या करना है, उल्टा करके एक जोड़ना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों को व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर, मतलब दोनों पक्षों के व्युत्क्रम में आपको क्या जोड़ना है, एक। तो पहले तो इन दोनों का व्युत्क्रम करो, व्युत्क्रम करोगे तो उल्टा हो जाएगा, अंश हर में हर अंश में, तो ईसी अपॉन तो हो जाएगा ए ई, और मेरे पास में ई डैश सी हो जाएगा ए, ये लीजिए ई डैश सी अपॉन ए ई डैश। क्या आपने जो लाइन लिखी वो पूरी करी? सर व्युत्क्रम तक तो कर दिया, एक जोड़ा नहीं, तो जोड़ दो, लो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक जोड़ दिया। अब मैं क्या करूंगा, देखो एलसीएम लूँ, तो एलसीएम कौन आ गया, ए ई आ गया। तो देखिए एलसीएम लेने का भी प्रोसीजर आपको बता देता हूँ। दोनों बट्टे वाली चीज़ों को बराबर गुणा कर लो, ए ई को ई से गुणा, ए वन से गुणा किया तो ए ई आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वज्र गुणा, एक को ई सी से करोगे ई सी आएगा, ए ई को एक से करोगे ए ई आएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आया, ई सी प्लस ए ई अपॉन क्या हो गया, ए ई। ऐसे में इनको गुणा करूं, इनको गुणा करके क्रॉस गुणा करूं, तो एक को इससे गुणा किया ई डैश से आया, ए ई डैश को एक से गुणा किया ए ई डैश आया, और अपॉन में क्या आ गया, इन दोनों का गुणा ए ई डैश। अब सर मैंने देखा, तो देखो आप ये इसी में किसको जोड़ रहे हो, ए ई को, तो सबसे पहले ध्यान ये रखो कॉमन पॉइंट कौन है वो हटा दो। कॉमन पॉइंट कौन है, ई कॉमन है, तो ई हटाओगे तो क्या बनेगा, ए सी बनेगा। क्या बनेगा, ए सी बनेगा। पता नहीं चलता तो इतना ध्यान रखो, ए ई में आपको, ई सी में आपको ए ई जोड़ना है, तो ई सी कहाँ है, ये ई सी, और इसमें आपको ए ई जोड़ना है, तो ए ई और ई सी पूरा बन रहा है किससे, ए सी से। तो मैं ए ई प्लस ई सी को क्या बोल सकता हूँ, ए सी बोल सकता हूँ। डायग्राम में देखते चलो साथ साथ, तो ई सी प्लस ए ई दोनों से क्या बन जाएगा, ए सी, और अपॉन में ए ई है। ठीक है, ऐसे ई डैश सी में किसको जोड़ रहे हो आप, ए ई डैश को, तो ई डैश सी, तो देखो अब ई को भूल जाओ, ई डैश सी जिसमें आप ए ई डैश को जोड़ रहे हो, तो ये पूरा बना, पूरे को क्या बोल रहे हो आप, ए ई, ये सॉरी ए सी, मतलब कॉमन पॉइंट होता है उसको हटाना है। इसमें भी कॉमन पॉइंट कौन है, ई डैश से हटा दीजिए, क्या बचा, ए सी। तो देखो ई डैश सी में आपने ए ई डैश जोड़ा, क्या आया, ए सी आया, और अपॉन में क्या है, ए ई डैश। अब एक चीज़ बताना, मैं एक काम करूँ, इसको वज्र गुणा कर लूँ, वज्र गुणा करूँ तो मेरे पास में जो ए सी है वो तो किससे गुणा हो जाएगा, ए ई डैश से, हो गया गुणा, और ये जो ई सी है वो किससे गुणा हो जाएगा, वो हो जाएगा ए ई से। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, ए सी इधर भी गुणा में, ए सी इधर भी गुणा में, कट हो गया। वैसे तो यही भी काट सकते थे अपन, यहाँ दोनों अंश पे थे, लेकिन यहाँ आप इजी कट करोगे, ए सी इधर भी गुणा में, इधर भी गुणा में, कट हो गया। क्या बचा आपके पास, ए ई डैश किसके बराबर, ए ई के। तो सर हमारे पास में जो ए ई है वो किसके बराबर आ गया, ए ई डैश के बराबर आ गया। ए ई किसके बराबर आ गया, ई डैश के। तो एक चीज़ बताओ, क्या ए ई डैश दोनों बराबर है, नहीं। सर बड़ा कौन है, ए ई, किससे, ए ई डैश से। तो यहाँ क्या लिखोगे आप, आकृति द्वारा ए ई डैश, ए ई है वो ग्रेटर है किससे, ए ई डैश से, मतलब ए ई बड़ा है ए ई डैश से है, अर्थात ए ई बराबर जो ए ई डैश है वो संभव नहीं है। क्या ए ई और ए ई डैश दोनों बराबर संभव है, नहीं है। हाँ, ए ई बराबर ए ई डैश एक ही स्थिति में संभव होगी, ये जो स्थिति है एक ही स्थिति में संभव होगी कि यदि बिंदु ई व ई डैश क्या हो, संपाती हो। हाँ, आप इन दोनों को बराबर दिखा दो, ए ई डैश और ए ई को बराबर दिखा दो। दोनों बराबर दिखाने के लिए आपको ई डैश को यहाँ रखना होगा, संपाती करना होगा दोनों को। संपाती करोगे तो चाहे ई डैश बोलो चाहे ई बोलो, दोनों सेम है। तो चाहे डी ई बोलो या डी ई डैश बोलो, बात क्या रहेगी, दोनों सेम। तो चाहे डी ई डैश समांतर बी सी बोलो या डी ई समांतर बी सी बोलो, सेम हो जाएगा। कब, जब दोनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संपाती। मतलब इसको उठा के आप यहाँ रख दोगे तब, तो आप क्या बोलोगे, ए ई बराबर ए ई डैश एक ही स्थिति में संभव होगी यदि बिंदु ई व ई डैश संपाती हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि डी ई डैश बी सी जो आपने माना था उसको आप डी ई बोलो या डी ई डैश बोलो, दोनों सेम है। तो डी ई किसके समांतर हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। देख लीजिए आपके सिद्ध करने वाले पार्ट में क्या था, सिद्ध करने वाले में था डी ई समांतर है किसके, बी सी के। और आप भी क्या लेके आए हो, आप भी लाए हो सर संपाती के अकॉर्डिंग डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, दोनों प्रमेय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, बार बार इनको रिवाइज कीजिए, अच्छे से इनको क्लियर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें वहाँ तक का डिस्कशन पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसमें 10 ही है, 6.3 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक बहुत इजी क्वेश्चन है, डोंट वरी, अपन करेंगे एक एक मिलके सब। ठीक है, बाकी बने रहिए हमारे साथ। बाकी कोई और डाउट रहती है आपके, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए हमें, हम उसको क्लियर करने का ट्राई करते हैं। इसके बाद में ट्रायंगल्स के बाद में कौन सा टॉपिक चाहिए आप बताइए, ताकि हम भी हमारी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, नोट्स बनाएं, आपके सामने लाएँ। ठीक है, थैंक यू। बाकी और नए हों चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए,
हर एक वीडियो को लाइक कीजिए, हर एक वीडियो को अच्छे से देखिए डीपली और उसको रिवाइज कीजिए। थैंक यू।